जय संविधान। आज मेरे साथ राजू विलियम साहब फिर हैं, जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अध्यापक भी रहे हैं। और अध्यापकों को विश्लेषण करने का बहुत ज्यादा शौक होता है और राजनीतिक धरातल पे जर्नलिस्ट हैं, इसलिए निगाह भी इनकी बहुत अच्छी है। और पंजाब और वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में बड़ा दक्ष विश्लेषण इनका होता है, लेकिन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं इनकी विलक्षणता का कायल हूं। और मैंने देखा है कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल के अंदर एक एक करके पार्लियामेंट इलेक्शन में 2024 में झटका लगने के बाद जैसे हर विधानसभा चुनाव को जहां बिल्कुल आशा नहीं थी वहां पे जीता। चाहे बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने जब वहां सरकार ने 10,000 रुपए बांटे, उस पर कोई रोक नहीं लगाई, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, कोई रोक नहीं लगाई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बंगाल के अंदर 2.5 लाख सेंट्रल रिजर्व पुलिस को भेजा गया, वहां पे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को भेजा गया, वहां के लोकल अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। फिर उसके बाद कैसे एसआईआर के अंदर 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखा के वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कोई बात नहीं, अगली बार इलेक्शन में वोट दे देंगे। सारी चीजें हुई, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और भारतीय जनता पार्टी जब से जीती है, अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, जिस प्रकार से वहां हिंसा का तांडव हो रहा है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जैसे कहा जाता था कि बंगाल के अंदर बदला नहीं बदलाव, अभी हम देख रहे हैं केवल बदला हो रहा है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सड़क पे पिट रहे हैं, ना तो लोकसभा स्पीकर उस पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना गवर्नर साहब कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना कोई अदालत उस पर स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले रही है। लेकिन पंजाब के अंदर, क्योंकि राजू विलियम साहब का बड़ा अच्छा विश्लेषण है, अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं और लोकल बॉडीज के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पे आई है। पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी आई, करीब 40% सीटें उसे मिली। फिर उसके बाद कांग्रेस आई, जिसे करीब 30% सीटें मिली। फिर उसके बाद एसएडी आई, अकाली दल आई। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट्स आए, तब भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ लोकल बॉडीज का, ये इलेक्शन तब हुआ जबकि वहां एसआईआर नहीं हुई है और जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आसानी से तो हार मानने वाली है नहीं। चाहे लोकल बॉडीज चुनाव से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई, लेकिन एसआईआर भी होगा, वहां भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस भेजी जाएगी, वहां भी वोट काटे जाएंगे, वहां भी काउंटिंग सेंटर से, जैसा अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के वर्कर्स को भगा दिया गया और उसके बाद जहां पे ईवीएम में जिस सीरियल नंबर की ईवीएम पे वोट डाले थे उस पे काउंट न होके दूसरी ईवीएम में हो गए, तो लगता है वहां भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ खेल करेगी। लेकिन ये मेरा एप्रीहेंशन है, मुझे नहीं पता। राजू विलियम साहब से मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा साहब पंजाब जो है डिफरेंट है, पंजाब के लोग बड़े जीवंत होते हैं। लेकिन ऐसी आशा तो हमें बंगाल के लोगों से भी थी, वहां के लोग बड़े जीवंत होते हैं, महाराष्ट्र के लोग बड़े जीवंत होते हैं, बिहार के लोग बड़े जीवंत होते हैं। अब वो अब शांति से वहां तांडव देख रहे हैं। लेकिन चलिए, पंजाब के बारे में राजू विलियम साहब से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अभी लोकल बॉडीज में हुआ है और अब जो एसआईआर होगी, फिर उसके बाद जो कुछ बंगाल बिहार में हुआ वैसा होगा, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ग्राउंड सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है और किस प्रकार से राजनीति वहां दिशा लेगी और क्या आपको लगता है कि राजनीति में होने वाला है? धन्यवाद स्वामी जी, दोबारा फिर आपके मंच पे आपके साथ जुड़ने का इसके लिए, और आपके तमाम जो है देखने वाले उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मूल अंतर जो बंगाल और पंजाब में है, और आपने बताया कि मैं कह रहा था कि भी नहीं, पंजाब बिल्कुल अलग है, और आपकी ये आशंका है कि अगर बंगाल में ये ऐसा करे तो पंजाब में भी कर सकते हैं। तो मूल अंतर ये है कि जो वोटर साइज है वहां पे बंगाल और पंजाब का, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पंजाब में मात्र 2,14,00,000 वोटर है और बंगाल में तो उससे 3 गुना थे। तो उसमें ये जो संभावनाएं हैं वोटर कटने की, दूसरे हालांकि अभी जो एसआईआर की जो प्री एसआईआर मैपिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और उसमें से ये आया है कि करीब करीब कोई 37 लाख वो बता रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स हैं
कि जी वो गड़बड़ियां पाई गई हैं। गड़बड़ियां नहीं, वो गलतियां हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन की है, जिसको आधार बना के ये, जिसको आपने कहा कि 27 लाख वहां पे काटे गए जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पे। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी है। जब तक ये ड्राफ्ट अपना फाइनल रूल्स जो है, सॉरी ड्राफ्ट रूल्स जो 3 जून को पब्लिश होने हैं, तो एडिशन और डिलीशन में कितना अंतर आता है साहब, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है, और उसके क्या कारण रहे हैं वो भी तब तक पता चल जाएगा। उसके बाद ये चर्चा होगी, लेकिन और उसके बाद 1 अक्टूबर को यहाँ पे फाइनल जो है वोटर सूची है वो सामने आ जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। इसमें कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात तय है कि पंजाब में जो वोटर है, पंजाब का बहुत नागरिक बड़ा जागरूक है, और ये सब कुछ होने के बाद उसने बिहार में भी देखा है, उसने बंगाल में भी देखा, जहां कहीं भी एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जिसमें जुडिशरी का क्या, वो जिसके बारे में आपने भी बता दिया है कि अगली बार देखेंगे, तो उसको पंजाब में बड़े बड़े ध्यान से उसको देखा गया, उसके बारे में एक जागरूकता है। तो उसी के चलते ये, चाहे गड़बड़ियां हो चाहे ना हो, लेकिन पंजाब में एक ऐसा परसेप्शन है कि भाई कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। वही चीज बीजेपी के खिलाफ जाती है। परसेप्शन बहुत बड़ी बात है। मैं परसेप्शन के आधार पे बात कर, जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दें कि नहीं नहीं पंजाब में, और मुझे नहीं लगता है कि जो चुनाव जो आयोग है वो कुछ ऐसा करेगा कि जो इतना मुखर रूप से सामने आएगा कि भैया ये तो इन्होंने धांधली कर दी। तो ये रिस्क यहाँ पे पंजाब, क्योंकि बीजेपी के स्टेक्स बहुत ज्यादा है। बंगाल से बिल्कुल भिन्न है स्थिति। बंगाल में बीजेपी को 2016 में 3, 21 में 77, और उसके बाद ये वाला आंकड़ा है। यहाँ पे तो बीजेपी 0 से शुरू कर दी है ना, यहाँ पे कोई आधार नहीं है। तो कितनी का वोट, जो वोटर साइज बड़ा कम है, 71% वोट पोल हुआ था 2022 में, तो इतना कम है, उसमें कितनी ये गड़बड़ी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस परसेप्शन के चलते कोई भी गड़बड़ी या दूसरा, अगर ये प्रयास ऐसा कुछ होगा चुनाव कमीशन की, हालांकि हमारे जो एक चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, वो तो है ही पंजाब के, तो उनकी यहाँ पे जो छवि है, तो मैंने उनके साथ बहुत मेरा रहा है। वो पहले पंजाब में थे, तो मैं यहाँ पे लुधियाना के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे हैं, डेपुटेशन पे आए थे। उत्तराखंड के वो केडर के हैं, आईएएस अधिकारी है। मैंने वहां पे ट्रिब्यून के लिए काम किया, तो वहां पे मेरा रास्ता रहा था। उनकी एक छवि बड़े अच्छे एक ऑफिसर की जो है वो रही है। नो नॉनसेंस टाइप, ये उनकी छवि। तो उनका एक व्यक्तिगत छवि है, वो भी एट स्टेक होगी यहाँ पे। खैर वो बातें अलग है, जब आप किसी संस्था में काम करते हैं तो आपका उसी जो छवि अभी इलेक्शन कमीशन की बनी है, तो वो उसको भी झेलना उनको पड़ेगा। तो ये मुख्तसर सी बात है। तो एसआईआर जो है उसका एक बहुत बड़ा एक पंजाब में उसके विरोध में उसकी गड़बड़ी, और पंजाब में फिर रिएक्शन बहुत होता है। पंजाब ये ना एक मानसिकता है, वो ये है कि भाई आप ना इनको धौंस नहीं आप इनके ऊपर जमा सकते। आप जैसे आपने कहा कि वो सेंट्रल पैरामिलिट्री जो है फोर्सेस जितनी वहां पे 2.25 लाख बंगाल में यूज किए, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे लगा देंगे और वो कुछ ऐसा जोर जबरदस्ती करेंगे, तो पंजाब में ये नहीं होने वाला है। और उसका एक बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल के मुकाबले में जहां पे सिर्फ और सिर्फ टीएमसी थी, कांग्रेस वहां पे सड़क की लड़ाई वैसी नहीं दे सकती थी। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि जितनी तीन बड़ी पार्टियां हैं, और वो तीनों ही उनका एक आधार है। वो लड़ने भिड़ने में मतलब भी कोई गुरेज नहीं करते हैं अगर उनको लगेगा कि ये हमारे साथ कुछ हो रहा है। कांग्रेस बड़ी सक्षम है, आम आदमी पार्टी बड़ी सक्षम है, ठीक है, और अकाली दल है जो हालांकि वो बिखराव में की स्थिति में है, लेकिन उनका जो केडर और वर्कर के लेवल पे अगर कोई ऐसी भी धांधली होगी उनके खिलाफ जाएगी। और क्योंकि बीजेपी आजकल ये खबर ये चल रही है पंजाब में है, अभी अकाली दल से जो अलग हुआ एक बहुत बड़ा गुट है उनका, जिसमें बड़े उनके कदावर नेता हैं। अकाली दल पुनर्सुरजीत उनको बोल रहे हैं, और उनके एक बड़े नेता ने इस बात का खुलासा कर दिया कि हमारी बीजेपी के साथ गठबंधन की बात चल रही है।
तो अगर उनके साथ चल रही है तो फिर बाकी के सिमरनजीत सिंह मान का अकाली दल है, अमृतपाल सिंह का है वारिस पंजाब दे, और दूसरा है अपना श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल का, तो निश्चित तौर पे वो तो फिर इनके विरोध में आएंगे ही आएंगे। तो बीजेपी के लिए और चुनाव कमीशन को अगर ऐसा कुछ करता है तो वो बड़ा मुश्किल होगा। जी, एसआईआर को लेकर। लेकिन राजू जी एक चीज और बताइए, जैसे आपने बिहार के अंदर देखा कि हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से भर भर के ट्रेनें गईं, बंगाल के अंदर भर भर के ट्रेनें गईं, चुनाव आचार संहिता का पूरा उल्लंघन हुआ। ये नहीं कैसे, वरना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स को नहीं ले जा सकती, झंडे दिखा के ले गए, बता के ले गए कि हमें टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिलवाया है। अगर इस प्रकार से पंजाब के अंदर भी होगा और कहेंगे भाई वोटर हैं ये, जैसे आप एक राज्यसभा के एक्स मेंबर थे, वो पहले वोटर थे बिहार के, फिर बन गए दिल्ली के, अब पता नहीं फिर हो सकता है बंगाल के बन गए हों। तो ऐसे अगर 20-25 लाख, जहां इतने कम वोटर हों, वहां पे अगर इतने ज्यादा वोट गुजरात के और उत्तर प्रदेश के आ जाएं और पूरे अफसरों का ट्रांसफर करके, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, बंगाल भी देखिए एक सीमावर्ती इलाका है और पंजाब भी एक सीमावर्ती इलाका है, तो राष्ट्र हित में तो यह है कम से कम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे छेड़खानी न की जाए। लेकिन अब अगर बंगाल में कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं। बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से वहां 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है, वहां पे बदला ही बदला हो रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा, कोई उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, और किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति बंगाल में खराब हो गई है। लेकिन कोई उसमें यह नहीं कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाए। जब टीएमसी की सरकार थी रोज इस प्रकार की मांगे होती थी। तो मुझे देखिए एप्रीहेंशन है, आई डोंट नो, हो सकता है कि पंजाब डिफरेंट हो जाए, हो सकता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि ये लोग साहस ना करें, जैसे तमिलनाडु और केरला में किया इन्होंने। लेकिन क्योंकि ये अब इस समय, क्योंकि देखिए हर जगह हर मोर्चे पे इन पे एक वो है, चैलेंज है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत हैं वो भी 6 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी हो रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मूल्य वृद्धि हो रही है, जो मिडिल क्लास है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक थे उनके मकान और दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं। तो ये दुस्साहस अगर बिहार में हो सकता है, बंगाल में हो सकता है और तमिलनाडु केरला में नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में चलिए आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। लेकिन अच्छा ये बताइए, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पंजाब की, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा बहुत अच्छी तरह जीता, कांग्रेस ने पार्लियामेंट बहुत अच्छी तरह जीता। मैं माफ कीजिएगा, मतलब आप ये सवाल मुझे कीजिएगा, लेकिन अभी जो आपने कहा उसमें से 2 चीजें बड़ी उभर के आ रही। मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को उसके ऊपर एक स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। वो ये आपकी 2 बातें थी। आपने कहा कि जी जैसे पश्चिम बंगाल में बदले की भावना से, और बिल्कुल पंजाब में पता है, सब लोग पढ़ रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी वहां पे सत्ता में आ चुकी है, उनके पास है, तो उनको लगता है कि हम अब वो तोड़फोड़ करने की स्थिति में। आप देखिए अब कितने सांसद और उनके विधायक जो है वो टीएमसी की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, तो तोड़फोड़ वो भी इनके चरित्र का हिस्सा है। तो ऐसा कुछ पंजाब में नहीं है, तो ये एक जिनिस है। दूसरी, आपने कहा कि ये बाहर से ट्रेनें भर भर के लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा है कि पंजाब में वोटर साइज बहुत कम है। पंजाब में जो जमीनी स्तर के ऊपर है कि जितने भी प्रवासी हैं पंजाब के अंदर, बाहर से किसको लेके आएंगे, ये किसको लेके आएंगे पंजाब? वो प्रवासी हैं, और प्रवासी यहां से मुद्दतों से रह रहे हैं, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है। जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं जमीनी स्तर के उन क्षेत्रों में जहां पे वो प्रवासियों का गढ़ है, जैसे लुधियाना है जहां मैं बैठा हूं, तो उसके लुधियाना ईस्ट जो है, लुधियाना साउथ और दूसरा ईस्ट में इनका वो है। यहाँ पे उनको लोग, स्थिति ये है कि फेस टू फेस जानते हैं कि भैया ये उत्तराखंड से हैं, ये बिहार से हैं, यूपी से हैं, सब जानते हैं उनको। तो वहां पे भर के लेके यानी ट्रेनें यहां से, तो अब देखिए जब बिहार का इलेक्शन था तो पंजाब से प्रवासी गए थे वहां पे, तो पंजाब का प्रवासी कहां पे? पंजाब का प्रवासी तो कनाडा में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा, यूरोप, वहां से लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे। तो ये वाली स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकली अगर हम ये कहें तो इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है। हाँ, बीजेपी अगर ऐसी कोशिश करती है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोशिश करे और वो सफल भी हो जाए। सफल नहीं हो पाएंगे अगर कोशिश भी करेंगे, ये मेरा मानना है। और दूसरा, पंजाब का स्वभाव इसके साथ जुड़ता है। इससे पहले कि आप सवाल पूछे वो दूसरा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पंजाब का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। बल्कि अगर हम 2014 से ले, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पंजाब ने इनको नकारा है। 2014 का आप लोकसभा का ले लीजिए, उसके बाद 2017 का जो है विधानसभा का चुनाव कांग्रेस बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीती थी। उसके बाद 19 का आप लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, उसके बाद 24 का ले लीजिए, उससे पहले 2022 का चुनाव, अभी ये निकाय का। पंजाब ने हमेशा ही जो पूरे देश से अलग जो एक मिजाज रखा है। केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे नॉन बीजेपी, जो केंद्र में सरकार सत्ता में, उसके खिलाफ है। और विशेष करके जब 2014 पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी की बल्ले बल्ले हो रही थी, तो एक पंजाब था जहां पे वो पार्टी जिसका उसका ढांचा ही कोई नहीं था, 4 लोकसभा की सीट, मेरा तात्पर्य आम आदमी पार्टी से, तो वहां पे प्रेफरेंस जो है वो आम आदमी, बीजेपी नहीं थी पंजाब के लिए, वो थी आम आदमी पार्टी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये जो पंजाब का स्वभाव है, तो अगर हम ये कहें या बीजेपी ये सोचे, मोदी जी और अमित शाह ये सोचे कि 2027 में अचानक से पंजाब का स्वभाव अचानक से बदल जाएगा, तो स्वामी जी ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ सकता है, पहले भी बढ़ा 2020, पर इतना बड़ा नहीं है कि पंजाब में वो उथल पुथल हो जाए जो पश्चिम बंगाल में है। जी, अब आपका सवाल। अच्छा आप चलिए पॉलिटिक्स की राजू बात जी, कर। ये बताइए, जैसे मैं हरियाणा में बैठा हूँ, जी हरियाणा का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये पता चला कि गांवों के अंदर बैनर्स लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का घुसना मना है, किसानों में रोष जी था। जो कांग्रेस की जी मीटिंग होती थी लाखों लोग आते थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में नहीं आते थे। एग्जिट पोल भी बता रहे थे, एग्जिट पोल बता रहे जी थे कि कांग्रेस जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अच्छा, परकला जी प्रभाकर ये कहते हैं कि साहब एक वोट बढ़ने में 35 सेकंड का टाइम लग रहा है, और जो हम्म वोट जब बंद हो जाती है वोटिंग, उसके बाद 15-20% वोट पड़ जाते हैं। जो अभिषेक हम्म बनर्जी ने आरोप लगाया, जो चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग का नियम था कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे, और 17C फॉर्म में जो ईवीएम का नंबर है और जिसपे काउंट हुआ है उस पे अगर मैच नहीं करेगा, तो ये अभिषेक बनर्जी कहते हैं दिखा दिया जाए कि भाई जिसमें ईवीएम में वोट पड़ा था, जो 17C में दर्ज है, अगर वो काउंटिंग उसमें हुई है तो हम माफी मांग लेंगे, नहीं तो आप री इलेक्शन कराइए। देखिए, सवाल यह है कि यह अच्छा, मानी बात है कि ये बिल्कुल वाजिब डिमांड है। अच्छा, हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे अगर जिस ईवीएम में वोट पड़ा वही काउंट हुआ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल रिजर्व पुलिस लगा के और वोट कहीं पड़े और काउंट कहीं हो और 10-15% वोट बाहर में पड़ जाए, तो ईवीएम कोई दूसरा हो और काउंट कोई दूसरा हो जाए, उसके बाद जनता का मन का क्या मतलब है? हाँ, ये स्ट्रक्चरल आपने जो है डायमेंशन है उसको सामने रखा है कि जनता का मन कुछ भी हो, इनके विरोध में हो, उसके बावजूद ये ऐसी जो हथकंडे अपना के उस फतवे को जो है वो दरकिनार करके तो ये सत्ता में आने की क्षमता रखते हैं। ऐसा तजुर्बा हुआ है। लेकिन मैं इसमें ये कहता हूं कि अपवाद हमेशा होते हैं। अब जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो भैया एसआईआर तो केरला में भी हुई थी। कितने लाख वोट कटे थे एसआईआर के अंदर? बहुत बड़ी तादाद में केरला में वोट, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 17 लाख या कुछ या इससे कम मतलब भी वोट कटे थे। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तमिलनाडु और उसको, क्योंकि पुरानी बात हो गई फिगर। तो बहुत बड़ी तादाद में हुआ। लेकिन वहां पे भी तो ईवीएम थी केरला में, वहां पे भी तो सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का क्या, कितनी सीट्स आई हैं वहां पे? और मुझे पता है, मैं तो केरला में मैंने विजिट किया है, एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा बार किया और लंबा अरसा रहा, मैंने इन चीजों को देखा। तो वहां पे मेरा ये मानना था कि भैया ये बीजेपी इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटीज का एक कंसोलिडेशन हो रहा है वोट का, और नतीजों ने वही दिखाया। तो अगर केरला अपवाद हो सकता तो पंजाब क्यों नहीं? हमारे पास वो कारण बहुत ज्यादा हैं जिनकी बिना पे आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब एक अपवाद होगा। बाकी सारी चीजें वही है, वो सारा कुछ चलेगा, कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में जो
जमीनी स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि बीजेपी यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा कर सके। बाकी अच्छा, ये जब ये कॉकरोच एसआईआर जनता का आ पार्टी जाएगा ना ने, फिगर, तो बात करेंगे हम इसके अच्छा ऊपर। ये कॉकरोच जो जनता बातें आपने पार्टी कही ने, बिल्कुल ठीक है जो आपने बातें कही, ये बिल्कुल ठीक है। यही तो आशंका है, इसी आशंका का जो परसेप्शन है यही बीजेपी के लिए घातक, और इसको वो मान रहे हैं। बीजेपी के जो जमीनी स्तर के नेता है, जो हमारे उनमें बहुत जानने वाले, मुझे भी अरसा हो गया पंजाब में, यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे पले, अपना करियर भी यहाँ पे, जर्नलिज्म शुरू यहाँ पे किया। लोगों के साथ मेरी एक अपना पर्सनल लेवल पे जब वो प्राइवेटली बात करते हैं तो वो भी इन्हीं आशंकाओं का जिक्र करते हैं। बीजेपी वाले भी जमीनी स्तर पे को कितने रहना तो हमने यहीं पे है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम पिटने शुरू हो जाए, जैसे किसान आंदोलन के दरमियान हुआ था। इनके एक विधायक के तो कपड़े फाड़ दिए थे, और उसके बाद उसने बीजेपी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी, कपड़े फाड़ के बिल्कुल उसको बेचारे को, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक तरह से निर्वस्त्र करके उसको घुमाया गया था। और बीजेपी क्या कर पाए? कोई आक्रोश ही नहीं है। क्या आधार बना उसका? क्या विस्तार हुआ बीजेपी का उससे? तो बीजेपी की जो ये है कि भैया डराना धमकाना ये करना, ये पंजाब के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, अगले 10 साल के बाद कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इसको एक पर्सपेक्टिव में रख के देखें, तो ये अचानक ये जो स्वभाव को अगर बदलेंगे, बदलने नहीं बदल सकता। और उसमें इतनी बड़ी इंटरवेंशन नहीं जो निर्णायक सिद्ध हो, जो बीजेपी को जता दे। 6% वोट से 2022 के मुकाबले में इनको कम से कम यहाँ पे किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो कम से कम उसको 36-37% जो 35% से ऊपर वोट लेना पड़ेगा। हाँ, अलग बात है कि उस पे कम आए या दूसरे जो इनके जोड़ीदार हिस्सेदार बनेंगे इनके गठबंधन के, उनको कितना आता है, तो ये मिला के पोस्ट पोल कोई अलायंस कर ले, वो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में बीजेपी इतनी वोट्स ले जाएंगी कि पोस्ट पोल अलायंस करने की भी वो स्थिति में होंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत है, आम आदमी पार्टी जो बहुत मजबूत है, उसके बारे में कभी आप विशेष चर्चा कर लीजिएगा, मैं उस पर भी आपसे बात कर सकता हूँ। अब आप पॉलिटिक्स का सवाल पूछ रहे थे, वो बीच में रह गया। जी नहीं, मैं दो प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं। जी ये मेन इश्यू से अलग है। एक तो जी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत जो हैं 6 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस थाने जाऊंगा, धर्मेंद्र प्रधान हम्म के रिजिग्नेशन की डिमांड करूंगा और वहां से जंतर मंतर जाऊंगा, धरना दूंगा। एक तो ये नया हम्म डेवलपमेंट हुआ। फिर आपने देखा कि हमारी अंजना ओम कश्यप ने एक प्रकार से, और आपने अध्यापन भी किया है, तो मैं तो आहत हूं, बहुत बुरी तरह आहत हूं, लेकिन कर कुछ सकता नहीं। और जिसका उसका रिएक्शन हुआ है, ये दो घटनाओं को, एक अभिजीत का देश के अंदर 6 तारीख को आना और अंजना ओम कश्यप का ये कहना, और उसके बाद सारे टीचर्स का लामबंद हो जाना, ये दो चीजों को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, ये दोनों चीजों में मतलब ये एक कॉमनैलिटी है। वो कॉमनैलिटी है कि दोनों में जो टारगेट हुआ है वो है युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है। अगर विद्यार्थी वर्ग है तो निश्चित रूप से अभिभावक और जो जो शिक्षक हैं वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं कि बीजेपी और इनके जो समर्थक है, ये जो सोशल मीडिया पे दूसरे पे जो इनका काम ही है ये काउंटर करना, वो तो अभी तक कह रहे हैं कि ये तो वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ है जो हुआ है अभी तक। ये जो आक्रोश, ये जो गुस्सा जो है जाहिर हुआ है, ये जो दर्शाता है कि कितनी जल्दी 6 दिन के भीतर भीतर इसके 2 करोड़ के करीब जो है वो फॉलोअर्स बन गए अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ सोशल मीडिया, चाहे वो एक्स है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है। अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो ये बड़ी दलेरी और हिम्मत की बात है। निश्चित रूप से जब आप फिजिकली कहीं पे मौजूद हो तो वहां पे तब आकलन हम लगा सकते हैं कि भैया उसके इर्द गिर्द वो कितने वो जो गुस्सा रोष था वो फिजिकली सड़कों पे कितने कितने बड़े, क्या बड़ा आकार लेता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं उससे। पहली बात तो हिम्मत की बात कि जो उसने कहा वो डर के नहीं बैठा, तो वो कह रहा कि मैं आऊंगा, और सबको मालूम है। और उसने भी, मैंने उसको सुना है अभिजीत दीपिके को,
कि उसने कई प्लेटफॉर्म से इस आशंका को भी जाहिर किया कि भैया, और उसके उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कहा, तो उसने कहा कि मुझे शंका कि मुझे ये आऊंगा तो जेल में डाल देंगे, गिरफ्तार कर देंगे। तो आप पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये अरेस्ट यही करेंगे चीज कि है नहीं जो, करेंगे, या आपको क्या लगता है ये अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मैं इस सवाल पे कोई वो नहीं करना चाह रहा हूँ, स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा हूँ, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन हमने देखा है, जो पिछले आप देखे हैं कि छोटे, अब आप देखिए कि वो जो हाथरस का वो जो एक हुआ था, एक दलित लड़की का रेप का हुआ था, जिस तरीके से किया गया, और बंदा वो आ रहा, वो इतना बड़ा, उसका बेचारे का नाम भी नहीं था, वो कप्पन क्या नाम था उसका, लड़के का, जर्नलिस्ट था, उसको अंदर डाल दिया उन्होंने, और कितनी देर तक उसकी जमानत जो है वो नहीं हो पाई। तो जहां पे देखिए, जो ये जो बीजेपी है, इनका ये है कि जहां पे इनको लगता है कि भाई इस व्यक्ति की वजह से, इस मुद्दे की वजह से, या जो व्यक्ति इस मुद्दे को, इससे हमारी वोटें कटेंगी, तो ये उसके पीछे पड़ेगा। जहां पे इनको लगता है कि नहीं इससे कुछ नहीं है, तो कह रहे कोई बात नहीं, चलते रहो, बातें करते, हम तो इलेक्शन जीत ही रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा आप देखिए, उसमें एक पैटर्न है, ये जो बात मैं कह रहा हूं, कि जहां पे लगेगा कि इसकी वजह से हमारी वोटों की क्षति हो रही है। लेकिन उसमें एक चीज और भी है ना, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन वहां पे नहीं है बीजेपी, हालांकि 2027 में 7 जो है प्रदेश है वहां पे चुनाव होना, जिसमें 403 सीटों वाला उत्तर प्रदेश भी है। तो बहुत बड़ी चुनौती है उसको रिटेन करना, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना, और उसी तरीके से पंजाब भी एक चुनौती है। तो अभी वो दूर है, तो या तो वो उसके पास आए तो बड़ा, या फिर बहुत बड़ा यहाँ पे एक लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा एक उभार हो, बहुत बड़े जल से हो, रैलियां हो, वो अभिजीत दीपी के जाए जगह जगह पे लोग झुंडों के झुंड, और विशेष करके ये जेनजी है, युवा वर्ग है, उसके साथ हो रहे, तो वो निश्चित रूप से इनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण होगा। और उसको कैसे इसके साथ ये जूझते हैं, क्या ये नीति अख्तियार करते हैं, कौन से हथकंडे अपनाते हैं, तो वो हथकंडे, एक बात तो तय है, वो सार्थक पॉजिटिव तो होंगे नहीं, वो नेगेटिव ही होंगे। नेगेटिव का मतलब यह है कि उत्पीड़न करना, धमकियां, ट्रोलिंग, उनके पीछे बंदे लगा देने, गिरफ्तार कर देना, उसके बाद बेल ना होना, ये सारी चीजें जो हो सकती हैं। तो उसमें क्या होगा वो तो अभी मैं कह नहीं सकता। दूसरा, आपने ये जो अंजना ओम कश्यप वाली बात की, सीधी सी बात है, मैं भी शिक्षक रहा हूं, मेरी तो जीवन की पहली चॉइस थी शिक्षक होना, और मैंने बड़ी ईमानदारी से, दयानतदारी से काम किया, और मैं बहुत आहत हुआ हूं उसका ये कहना, मुझे लगा कि इसने मुझे गाली निकाल दी है व्यक्तिगत रूप से, कि जब वो कहती कि 2 कौड़ी की। तो मैं मतलब भी अच्छा, फिर उसमें फिर वही बात आ गई कि उसने कहा तो शिक्षकों को है 2 कौड़ी की, और उनको वो कह रही कि भाई ये जो सोशल मीडिया पे आते हैं, अब ये इनको कौन बताए, अब ये इनका दिमाग है, ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी का भी नुकसान ही कर रहे, जब ऐसा मुंह खोलते हैं, ऐसी दलीलें देते हैं, तो उसका एक प्रभाव अच्छा तो जाता नहीं है। कि भैया, लोग कितने ऑनलाइन, आज का युग है, डिजिटल मीडिया, नए ढंग तरीके हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग का। अब कोविड में देख लीजिए क्या हुआ था, डिस्टेंस लर्निंग जो कितना इफेक्टिव टूल है। तो अगर वो लोग उस पे आके, और उनको लाखों विद्यार्थी जो है उससे क्या कहते हैं लाभवंत होते हैं, तो ये एक नया मोड है, और एक स्थायी मोड है आने वाले समय में। हमारा जो शिक्षण प्रबंधन है, हमारी एजुकेशन, चाहे स्कूल स्तर की है, चाहे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर की है, तो वहां पे आके अगर आप उन लोगों को टारगेट करेंगे, उनको इस तरीके से बोलेंगे 2 कौड़ी के, ये तो गाली निकालने वाली। लेकिन 2 कौड़ी से आगे एक और भी स्तर है, वो है फूटी कौड़ी। तो लगता है कि अंजना कौशिक जी ने अपने आप को वो फूटी कौड़ी वाली श्रेणी में रख लिया, जिनको दो दो कौड़ी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है मार्केट में, स्वामी जी, फूटी कौड़ी की तो है ही नहीं है। अब आप बताइए कि आप इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हो, ऐसा वक्तव्य दे रहे हो, तो आपके पास कौन सी ऐसी मतलब एजुकेशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप शिक्षक तो हो नहीं। और जिस किस्म की आप पत्रकारिता कर रहे हो आप,
वो भी पता, सब लोगों को मालूम है कि उसका क्या क्या, उसकी क्वालिटी क्या है। तो अंजना ओम कश्यप ने ऐसी बातें करके ना सिर्फ अपना बल्कि उनका भी, जो उनका उनका पोषण करते हैं, क्यों, इसलिए मैं कहता हूं कि नुकसान किया, क्योंकि जिस वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है वो वर्ग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो सामान्य लोग हैं। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के समर्थक होंगे, इलेक्शन दर इलेक्शन उनको वोट भी डाल रहे होंगे। तो ये जिस प्रकार का बीजेपी काम चला रही है, जिस प्रकार से ये सियासत को चला रही है, जिस प्रकार की ये गवर्नेंस कर रही है, जिस प्रकार से ये अदारों को चला रही है, उसमें एक अंतर्विरोध है जो आज नहीं तो कल सामने आएगा, और उन लोगों का गुस्सा भी इनके ऊपर फूटेगा जो इनके समर्थक कर रहे हैं। अब नीट का एग्जाम देख लीजिए, जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैं पंजाब की बात बता रहा हूं कि इस बार पंजाब में लगातार नीट के जो रजिस्टर करने वाले विद्यार्थी, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हर बार। इस बार कोई 30,000 के करीब अनुमानित है, क्योंकि अभी तक वो ब्रेकडाउन नहीं हो दिया ना एनटीए ने, के भी पंजाब में, वो तो रिजल्ट जब आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन 30,000, अब 30,000 जो अगर विद्यार्थी है, उनमें से अगर 25, मेरे पास आंकड़ा भी है लेकिन अभी रेडिली अवेलेबल नहीं, ऑफ हैंड मैं उसको बता नहीं सकता, आंकड़ा अवेलेबल है कि पंजाब में, तो अगर उनमें से जो फाइनली अपीयर होते हैं और उनमें से कितने उत्तीर्ण होते हैं, वो संख्या लगातार पंजाब में बढ़ रही है। तो मान लीजिए हम ये कहें कि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएं कि भाई अगर 30,000 ने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसमें से 27,000 जो होंगे, तो 27,000 का मतलब 27,000 अभिभावक, उनके पेरेंट्स और दूसरे, तो ये संख्या कहां तक पहुंचती है। और ये वो लोग हैं जो कि मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनकी एक महत्वाकांक्षा है, जिनका एक है कि जिंदगी में पढ़ाई करेंगे तो हम जिंदगी में सफल होंगे, हमें अच्छा अच्छा रोजगार मिलेगा। और इसके लिए उनके अभिभावक जो हैं वो हर कोशिश करते हैं कि इनकी तैयारी के लिए वो पैसा जुटाने के लिए वो कर्ज भी ले रहे हैं बैंकों से, वो अपना पेट भी काट रहे हैं। और जब समय आता है कि भैया उन्होंने एग्जाम देना, उसके बाद जो नतीजा सामने आया हमने देखा है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं अपने आप को एक अभिभावक के रूप में भी, शिक्षक भी हूं, अभिभावक के रूप में, जर्नलिज्म में तो वो कहते हैं कि डेस्टिनी है कि आई जस्ट स्टम्बल्ड इनटू जर्नलिज्म, इट सो हैपेंड। लेकिन जर्नलिज्म में भी मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं वो जो एक स्तर है जो मेरा, जिसकी वजह से मुझे विद्यार्थी मेरे, जिनको मैंने स्कूल में पढ़ाया, आज वो बहुत बहुत बड़ी, मतलब भी ग्लोबली बहुत बड़ी पोजीशन पे है स्वामी जी, जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था। दुनिया की जो सबसे बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें जो उसका मैं कहूं कि भाई एशिया का जो है उनका जो मेन रिपोर्टर है वो मेरा विद्यार्थी है। और इस स्तर पे भी पहुंच के आज भी जब उसे कहीं लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था और सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया करता था, आज भी अगर उसको कभी कोई दिक्कत होती है वो फोन करके या मैसेज करके मुझसे पूछता है। मेरा एक विद्यार्थी यूके के अंदर, वो डॉक्टरेट की है उसने, मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था ट्रिब्यून अखबार के लिए, तो अचानक मुझे एक दिन मेल आती है कि सर मैं फला फला हूं, आपने मुझे पढ़ाया, अब मैं यूके में हूं। बहुत बड़े उच्च स्तर की वो पद पे है। तो ये कहती शिक्षक दो कौड़ी के हैं। तो मैं अपने उस पर भी आहत हुआ हूं। और ये जो जितने लोग हैं, मैं पंजाब के हवाले से बात की है तो कितनी बड़ी संख्या है। तो अब पंजाब में चुनाव वाले आने वाला है, तो भैया इसका फिर असर तो पड़ेगा ना। जो लोग होते हैं, लोग, जो मेजोरिटी होती है, हर कोई सड़क पे आके नहीं लड़ सकता स्वामी जी। तो लोग खामोशी से बदला लेते हैं और थ्रू बैलेट। इस बात को नहीं भूलना चाहिए।
तो ये हम इंसान है, हम हमारी दृष्टि जो है, हम वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं है, तो हम बहुत जल्दी वो हो जाते हैं कि भैया होपलेस, बेउम्मीद हो जाते हैं कि भैया इतने सालों से तो ये चला आ रहा है, इनका तो कब्जा हो गया, अब तो पता नहीं ये हमेशा ही रहेंगे। हमेशा नहीं रहेंगे। जो काल चक्र है, स्वामी जी, मुझे आपको, आप विद्वान है, शिक्षक का, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो काल चक्र है, समय का पहिया है, ये बहुत बेलहाज होता है। इसका इंसाफ जो है ना, वहां पे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े, मतलब भी बादशाह, बड़े बड़े सेनापति आए और चले गए। वो एक दौर है, सीमित होता है। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि अ, ये दुख के दिन भी गुजर जाएंगे जैसे राहतों के जमाने चले गए। तो पुर उम्मीद होना, वो सुबह कभी तो आएगी। तो लेकिन मैं तो मेरा ये मानना नाउमीद कि नहीं ये हूँ, छोटी मैं तो चीजें हैं, इसके लिए, क्योंकि नहीं नहीं, शिक्षक हूं तो ऐसी बातें तो फिर आपसे होंगी नहीं, होगी ना। आप मैं भी नाउमीद नहीं हूँ। मैं तो 6 तारीख को जा भी रहा हूँ, जंतर मंतर भी जाऊंगा, एयरपोर्ट बिल्कुल भी जाऊंगा। जाना चलिए चाहिए, राजू जी, जाना बहुत चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। समय देने के लिए, और आपके दर्शकों ने हमें सुना, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद जी।